तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास है उसमें हडूप के बारे में, हडूप इनपुट आउटपुट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सीरियलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो सीरियलाइजेशन क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद प्रिमिटिव जावा प्रिमिटिव्स और फिर राइटेबल इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेपर इंटरफेस क्लासेस क्या हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और सर ने भी आपको टेक्स्ट, नल लेबल और ये टॉपिक्स को आपका डिस्कस कर लिया था, है ना। और जेनरिक राइटेबल, है ना, ऑब्जेक्ट राइटेबल, नल राइटेबल, बाइट राइटेबल, ये भी आपका डिस्कस हो गया, टेक्स्ट डिस्कस हो गया। Now, in today's class, we are going to discuss about the writable collection. Okay. तो ये चीज़ इतनी तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि ये जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, हडूप जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली हडूप की जो भी प्रोग्रामिंग है वो हमारी क्या है, जावा में है ना। तो हमें क्या है, जावा जावा हमें मस्ट है, जावा हमें क्या होना चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जावा के ही फीचर्स को या जावा के ही जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो जावा के अंदर जो भी इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, हडूप के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो हडूप हमारा क्या है, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हडूप इज यूजिंग जावा। तो जावा के अंदर जितने भी फीचर्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो फीचर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं इन दी हडूप। ठीक है, हडूप के। अब हम यहाँ पे हडूप में हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के बारे में। ठीक है। और इनपुट आउटपुट के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया, तो हमने देखा कि सीरियलाइजेशन होता क्या है, कि बेसिकली हम जब भी एक मशीन की बात करते हैं, तो मशीन यहाँ पे जो बात करती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करती है, कि एवरीथिंग इज इन दी जावा इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हर चीज़ जावा में क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हमने क्या करा कि जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, उनको हमने क्या करा, रैपर क्लासेस में कन्वर्ट किया। मतलब कि जैसे इंट है तो कैपिटल इंटीजर हमने ये यूज़ किया। तो ये हमने क्या करा, हर चीज़ के एक क्लासेस बनाए, क्लासेस के साथ ऑब्जेक्ट बनाए। तो जब सीरियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक मशीन जो दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है। तो मशीन ए इज़ कम्युनिकेटिंग टू मशीन बी। और तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट्स को समझती है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स को समझती है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, बाइट्स कोड्स में हो रहा है। तो इन ऑर्डर टू डू कन्वर्जन फ्रॉम ऑब्जेक्ट कोड टू बाइट कोड, वी नीड दी सीरियलाइजेशन। तो यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो किसी चीज़ के लिए, किसी मशीन के लिए वो इनपुट हो सकता है, किसी दूसरी मशीन के लिए वो आउटपुट हो सकता है, कि ए मशीन जो है वो आउटपुट जनरेट कर रही है, जो कि ए बी मशीन के लिए क्या है, इनपुट है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझा कि बेसिकली सीरियलाइजेशन क्या है और डिसीरियलाइजेशन क्या है। कि जब ऑब्जेक्ट्स को बाइट स्ट्रीम में कर रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो सीरियलाइजेशन कहला रहा है। और जब हम बाइट स्ट्रीम्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज द डिसीरियलाइजेशन। ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक के डिस्कस किया था। ठीक है। नाउ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्शन। ठीक है। तो राइटेबल कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि वाई वी नीड दी, वाई वी रिक्वायर्ड दी कलेक्शन। कलेक्शन क्यों ज़रूरी है, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ कलेक्शन इन जावा एज वेल एज इन दी हडूप। ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जावा के अंदर एवरीथिंग इज कलेक्शन, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों आई? तो अगर हम देखें, तो अगर सिंपल इंडिविजुअल वेरिएबल की बात करें, है ना, तो इंडिविजुअल वेरिएबल अगर मैंने डिफाइन किया, जैसे इंटीजर x इज इक्वल टू 10, इंटीजर y इज इक्वल टू 20, इंटीजर z इज इक्वल टू 30, ये क्या है, बता सकते हो क्या है ये क्या है?
हमने क्या किया है यहाँ पे ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, यहाँ पर ये है क्या, मैंने क्या किया, जितने मुझे वेरिएबल्स चाहिए थे इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर क्या कर रहा है, मैं वैल्यूज़ को असाइन कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होते रहेगी, मान लो इंटीजर a इज इक्वल टू 80, इंटीजर 9, तो ऐसे ही ये होगा। लेकिन अगर इन केस यही वैल्यू अगर मेरे पास 10,000 है, तो क्या ये 10,000 वैल्यूज़ के लिए मुझे 10,000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना? अगर एक प्रोग्रामिंग की बात करें तो उस प्रोग्रामिंग में अगर ये सब वेरिएबल्स अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ अगर इंटीजर टाइप के, तो मुझे अगर मैं 10,000 वैल्यूज़ को मुझे स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उनमें वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। तो इसी का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? कलेक्शन। एरे, है ना? द यस सर। सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इज एरे। तो एरे जब हम बात करते हैं तो एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर क्या कर सकते हैं हम, एक सिंगल वेरिएबल के रेफरेंस से मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, है ना? चाहे हम सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें, या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो उसमें क्या है, एरे यूज करते हैं। और एरे को आप क्या डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, इट इज अ क्या, कलेक्शन ऑफ इट सेम इज अ, डेटा। है ना, ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, और सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, राइट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा वेयर। अब इससे फायदा क्या है कि जब हम अगर मान लो सपोज दैट कि अगर जावा के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जावा के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जावा के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट किस तरह का, एरे ऑब्जेक्ट। कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, एरे ऑब्जेक्ट। तो आप कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, न्यू, मान लो एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का क्या कर रहे हो आप, क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि वी हैव टू स्टोर द वैल्यू ऑफ 10,000 स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10,000। सही है कि नहीं, इस तरह से डिक्लेरेशन जावा के अंदर सही है कि नहीं, बताइए। यस सर सही। है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, न्यू कीवर्ड से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका, किसी क्लास का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे और उसका क्या कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने किस में स्टोर कर दिया, एस में। तो एस इज द वेरिएबल विच होल्डिंग दी रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर एक कोई एरे डिक्लेयर किया, तो उस एरे के अंदर कोई भी वैल्यू है, मान लो कि 10, 20, 30, सो इस तरह से कंटिन्यू होते हुए चली, और मान लो कि ये है 50, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस आपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट किया, वो क्या कर रहा है, इसको एड्रेस कर रहा है। तो एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू आपने क्या किया, 10,000 वैल्यूज, है ना, ये इंडेक्सिंग अगर चालू करें 0 1 2 डैश 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 अप टू 9,999, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एरे का यूज़ किया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें इंडिविजुअल वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना था। उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, एरे है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना, देन दिस अप्रोच विल नॉट वर्क, एरे विल वर्क, ठीक है। एंड एरे विल वर्क, और एरे के अंदर क्या होगा, सिंगल वेरिएबल कैन रेफरेंस टू दी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या है, एरे है। तो एरे के अंदर क्या होता है कि जब एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम होल्ड नहीं करते हैं, तो वो हमारा एनोनिमस ऑब्जेक्ट होता है।
तो यहाँ पर एस जो हमने डिक्लेयर किया है वो क्या करा है, एक एरे ऑफ स्टूडेंट क्रिएट किया, ठीक है, एरे ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इसका मतलब वी हैव होल्ड दी वैल्यू ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो इस वजह से क्या होगा कि एस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, तो जो कि हमारे क्या कर रहा है, एक एरे को रेफरेंस कर रहा है। चलो एरे तो सॉल्यूशन है, हमने देख लिया कि एरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। लेकिन क्या एरे के कुछ लिमिटेशंस हैं? क्या एरे के कुछ लिमिटेशंस होंगे? Yes, sir. हाँ बताइए। Yes, sir. तो क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं एरे के? सर रन टाइम पे इसके वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। रन टाइम पे वैल्यू क्यों नहीं चेंज कर सकते? वैल्यू चेंज कर सकते हैं। किसकी? एलिमेंट की अरे वैल्यू की बात कर रहे हो कि एरे के साइज की वैल्यू की बात कर रहे हो ना? अरे के ये साथ। इंपॉर्टेंट, एरे के साइज की। तो सबसे जो लिमिटेशंस अगर हम बात करें, तो एरे का सबसे पहला मेजर लिमिटेशन क्या है? फिक्स्ड इन साइज। वंस आपने एक बार साइज डिक्लेयर कर दिया एरे का कि 10,000 साइज एरे का डिक्लेयर कर दिया, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। इस एरे का ना तो हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी मेजर लिमिटेशन है हमारे एरे के साथ। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है लिमिट एरे के साथ क्या है कि एरे कैन होल्ड ओनली होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है। इसका मतलब है वी आर नॉट एबल टू स्टोर दी हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स इन दी एरे। इट इज अनदर लिमिटेशन फॉर दी एरे। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब है कि जो हमने एक एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक एरे बनाया, स्टूडेंट एरे। हाँ क्या हुआ, आवाज आ रही? हेलो। हाँ तो आ रही है एरे सर। जो ऑब्जेक्ट हमने, हाँ जो एरे का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो अब हमारा एस क्या है, रेफरेंस कर रहा है। तो एस रेफरेंस कर रहा है, तो हमने जो भी साइज दिया उसके हिसाब से क्या हो गया, S0 पे एलिमेंट होंगे, S1 पे एलिमेंट होंगे, S2 पे एलिमेंट होंगे, ऐसे हमारे क्या हो सकते हैं, S99 पे एलिमेंट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि न्यू करके मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इट इज गुड, इट इज राइट, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये काम कर सकता हूं? सपोज इट इज कस्टमर, कैन वी डू दिस वर्क? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कस्टमर इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड स्टूडेंट इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह की वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एरे के अंदर होल्ड नहीं कर सकते। वी कैन स्टोर द वैल्यू ओनली स्टूडेंट टाइप। तो ये एक लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन है कि हम केवल होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि एरे जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहा है, वैल्यूज इंसर्ट कर रहा है। बट जावा ऑल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। जावा के अंदर क्या है कि हम हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है जावा के अंदर, और वो भी किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, ठीक है। जावा की जो सबसे बड़ी क्लास होती है वो कौन सी होती है, हमारी ऑब्जेक्ट क्लास। अच्छा। तो आप क्या कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट क्लास में आपने क्रिएट किया वेरिएबल ए, और यहाँ पे आपने क्या किया, न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन 10,000, ठीक है। नाउ यू कैन क्रिएट S0 न्यू स्टूडेंट, ठीक है, S1 न्यू कस्टमर। ये कोड
यहाँ पे अप्लीकेबल होगा जब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये एक मतलब ये एक बेनिफिट है। बट मेजरली हम यहाँ पर कहें कि एरे का जो लिमिटेशन है वो ये है कि एरे जो है वो होमोजीनियस डेटा एलिमेंट को स्टोर करता है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो एरे कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर। जो एरे के कॉन्सेप्ट्स हैं, जावा की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो एरे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं नॉट बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एरे है, इस एरे के अंदर क्या किया आपने, एलिमेंट को स्टोर कर दिया। ठीक है, ये एस आपका रेफरेंस कर रहा है, तो आपने मान लो 20, 10, 50, 30, 90, 6, 5 इस तरह से वैल्यू को स्टोर कर दिया। बट इन जावा एरे does not provide predefined data structure operations. Data structure operation means what? ये कोई ऐसे मेथड्स नहीं प्रोवाइड करता जो कि क्या हो कि एरे के एलिमेंट को सॉर्ट कर सके, उसके अंदर एलिमेंट को हम सर्च कर सके। ठीक है, ऐसे किसी तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस को वो सपोर्ट नहीं करता। इट इज द लिमिटेशन विद द एरे। ठीक है, जहाँ एरे की जरूरत पड़ती है हम वहाँ एरे को तो यूज करते हैं, लेकिन अगर जब हमारे कॉन्सेप्ट के लिए बात कर रहे हैं, जब हम कलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ हम हडूप के अंदर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कराना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमें एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, ऑलरेडी हमें सर्चिंग उसमें इजीली होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है कि ये कह सकते हैं कि एरे जो है वो हमारा प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता, मतलब जो भी फंक्शंस है जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, लाइक दैट। इतना चीज़ समझ में आई? यस सर। हाँ, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी है, अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लिखना होगा, सर्चिंग करनी है तो सर्चिंग का एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, in order to sort the element, in order to search any element in the array। ठीक है, तो ये एक मेजर लिमिटेशन था किसके अंदर, किसके अंदर, योर एरे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कलेक्शन की, कि कलेक्शन क्या है और कलेक्शन कैसे इन दोनों तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहली चीज तो हमें समझ में आएगी कि नीड ऑफ कलेक्शन क्यों पड़ी। नीड ऑफ कलेक्शन इसलिए पड़ी क्योंकि हम देख रहे थे कि इंडिविजुअल वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है, तो हमें जितने वेरिएबल, जितनी वैल्यू स्टोर करनी है उतने वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेगा। अनदर सॉल्यूशन इज द एरे। एरे इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ इंडिविजुअल वेरिएबल की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी हमारे क्या है, कुछ प्रॉब्लम हमारी अराइज हो रही है कि एरे जो है हमारा फिक्स साइज का है। दूसरी चीज़ क्या है कि एरे के अंदर क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कम है, तो उस कंडीशन में जो स्पेस है वो वेस्टेज जा रहा है। ठीक है, वेस्टेज जा रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि एरे के अंदर हमारे प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस डिफाइंड नहीं है, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है, अदर ऑपरेशंस। अगर इनको हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम को लिखना पड़ेगा इन एरे टू सॉर्ट द एलिमेंट और सर्च द एलिमेंट। तो बेसिकली हम जब भी हडूप के अंदर बात करते हैं तो हडूप के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और ऑब्जेक्ट के बीच में ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है इन अ नेटवर्क। तो जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट इज द कलेक्शन? कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स।
तो कलेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो कलेक्शन है, कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जब कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो फिर एरे ऑलरेडी था, एरे भी हमारा क्या है, एरे इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, कलेक्शन इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एरे भी हमारे एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, कलेक्शन भी हमारे एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। तो जब एरे था तो हम एरे से ही एरे के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं स्टोर कर रहे थे, तो हमने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम थी। तो जब हमने इसके बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एरे हमारा फिक्स साइज का होता है, बट जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रोएबल इन नेचर। मतलब कि यहाँ पर अगर आपने 10,000 साइज डिक्लेयर कर दिया तो ये फिक्स हो गया, बट यहाँ पर अगर 10,000 हमने डिक्लेयर किया है और इन फ्यूचर में हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ी, हमें ज़्यादा एलिमेंट को हमें स्टोर करना है, ठीक है, मान लो 10,000 की जगह 15,000 एलिमेंट को हमें स्टोर करना है, तो वी कैन प्रेफर दी कलेक्शन, बिकॉज इन कलेक्शन द साइज कैन बी इंक्रीज, साइज कैन बी ग्रो। ठीक है, तो ये एक मेजर एडवांटेजेस है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी एरे इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना, हम एरे को ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन द एरे जो मेमोरी वेस्टेज सबसे ज़्यादा होता है। मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा होता है का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, और कम है, और साइज हमने एरे का फिक्स ज़्यादा कर रखा है, तो उस कंडीशन में जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस होगा वो हमारा क्या होगा, वेस्टेज होगा, क्योंकि उनके लिए जो मेमोरी है वो ऑलरेडी एलोकेटेड होगी। बट दिस इज नॉट with respect to memory in the collection। समझ में आ रहा है यहाँ तो कोई दिक्कत? तीसरा जो बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ठीक है, तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो किसका परफॉर्मेंस सबसे सही होना चाहिए आपके हिसाब से? कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन। कलेक्शन का परफॉर्मेंस सही होना चाहिए और एरे का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर हमें पहले से पता है, हमारी रिक्वायरमेंट पहले से पता है कि मेरे जो डेटाबेस है उसमें 1 करोड़ एंट्रीज होगी, कितनी होगी, 1 करोड़ एंट्रीज होगी, ठीक है, 1 करोड़ एलिमेंट्स होंगे, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे क्या होगा, फिक्स पता है, लेकिन तो उस कंडीशन में हमारा एरे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जब हमें पहले से फिक्स है कि इसका कोई साइज हमारा जो है फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, फ्यूचर में कभी उसका साइज क्या होगा, ग्रो नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एरे को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे को पता है कि फ्यूचर में अगर हमें जो साइज है वो हमारा क्या है, इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कलेक्शन को यूज़ करेंगे। तो कलेक्शन विल परफॉर्म बेटर इन केस व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल ग्रो, ठीक है। लेकिन जब हम एरे की बात करें तो एरे परफॉर्म करेगा बेटर व्हेन यू ऑलरेडी नो एट द रिक्वायरमेंट फेज दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर दिस समहाउ, ठीक है, दिस इतने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे होंगे। तो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो होगी वो ओवरऑल एरे की अच्छी होगी जब हमारा हमें साइज पता है, और कलेक्शन की जो परफॉर्मेंस होगी वो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा क्या पॉइंट हो सकता है कि जो एरे है वो हमारा ओनली होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कलेक्शन इट स्टोर्स होमोजीनियस as well as heterogeneous,
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। नो सर। है ना, तो यहाँ पर जो एरे है वो हमारा क्या है, होमोजीनियस को स्टोर करके रखता है, और जो कलेक्शन है वो हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस को स्टोर करके रखता है। नाउ नेक्स्ट इज योर क्या बोलता है, हाँ, जो अभी हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर हमारे पास रेडीमेड मेथड्स नहीं है। रेडीमेड मेथड्स नहीं है, इसका मतलब है कि अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे को ये एरे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो कलेक्शन सपोर्ट दी स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड जैसे सॉर्टिंग के लिए, ठीक है, सर्चिंग के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे कौन कौन से कलेक्शंस हमारे यूज होते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कलेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क अभी हम लोग जावा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद ही हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपके काफ़ी कवर हो जाएंगे। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हम देखेंगे कि 9 इंटरफेसेस हैं। फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, 9 इंटरफेसेस हैं जो कि डिफरेंट टाइप के हैं, जो कि हमें डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को हमारा कलेक्शन सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अभी तक ये 5 पॉइंट हमने देखा। 6th पॉइंट क्या हो सकता है कि 6th पॉइंट जो है एरे के अंदर हम देख सकते हैं कि एरे जो है, एरे के अंदर एरे कैन स्टोर दी प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ रहा है? एरे कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, कि जैसे हमने इंटीजर ए है तो ये एक एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमारी वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं इंट को ये लिखता हूँ इंटीजर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज अ प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट एंड इट इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लास। इट इज अ क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरे कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि होमोजीनियस है, तो यानी एरे ऑफ द प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट्स और एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये पॉसिबल है किसके अंदर, एरे के अंदर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर बात करें तो अगर हम प्रिमिटिव की बात करें और ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इन कलेक्शन वी आर नॉट एबल टू स्टोर दी प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट्स, वी आर एबल टू स्टोर ओनली दी ऑब्जेक्ट्स। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी पॉइंट में दिक्कत? ठीक है, तो ये कलेक्शन और एरे के अंदर में डिफरेंस सबको समझ में आ गया कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हालांकि एरे इज एबल टू स्टोर द ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट्स, कलेक्शन इज एबल टू स्टोर द प्रिमिटिव डेटा एलिमेंट एज वेल एज sorry, collection is not able to store primitive data element but it is able to store the objects। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कलेक्शन तो हमने देख लिया कि कलेक्शन जो है वो हमारा ग्रोएबल है, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कलेक्शन जो है वो हमारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि द कलेक्शन इज यूज टू ग्रुप द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का एरे हम
बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जब भी हडूप आईओ इनपुट आउटपुट की बात करें तो सीरियलाइजेशन की हम यूज कर रहे हैं। तो सीरियलाइजेशन में भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो ऑब्जेक्ट जब हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेट होंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट चाहिए। और हम कह सकते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन। नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो अभी तक समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की। कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो कलेक्शन है वो कलेक्शन इज बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। हमने ये डिफाइन किया कि कलेक्शन जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, जब हम चाहते हैं कि जितने भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिंगल एंटिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाए, तो हम एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं वेयर we want to represent group of object as a single entity, ठीक है, then we use the collection of framework. But collection of framework is nothing but it is a collection of several interfaces and classes. Several interfaces and classes. समझ में आया कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है कि जब हम एक तो कलेक्शन इतना समझ में आया कि कलेक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या करना चाहते हैं, एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इंटरफेसेस की जरूरत पड़ती है और क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज ओवरऑल नोन एज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क। It is also known as a collection framework. Or these classes and interfaces are defined in a group is a collection framework. ठीक है। तो अभी हम जैसे जावा की बात करें तो जावा के अंदर हमारे पास क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। और क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है। कलेक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्शन कह रहे हैं। और कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, जिसके अंदर क्या है कि इट इज कंटेनिंग द इंटरफेसेस एज वेल एज द क्लासेस। तो इंटरफेस क्या होता है, बताएगा कोई, व्हाट इज इंटरफेस। which do not have a body, method body. इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि इंटरफेस ऑल दी in interfaces all the methods are abstract. All the methods are abstract means these methods does not have definition, ठीक है। these method does not have definition, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कॉन्क्रीट। जैसे अगर हम बात करें कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस होता है, क्या वो डिफरेंस होता है, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे अभी मैंने अभी बोला कि इंटरफेस के अंदर ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्या करते हैं, नॉट ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सभी मेथड जो हो वो एब्स्ट्रैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिनकी बॉडी हम डिफाइन नहीं कर रहे। तो इसके अंदर क्या होता है, सम मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड सम मेथड्स आर कॉन्क्रीट, ठीक है। तो जब हमारे क्लास के अंदर कुछ मेथड एब्स्ट्रैक्ट और कुछ मेथड कॉन्क्रीट होते हैं तो उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। और इंटरफेस के अंदर क्या होता है, सभी के सभी मेथड जो होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हम इंटरफेस को कब डिज़ाइन करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कब डिज़ाइन करते हैं, जब हमारे को रिक्वायरमेंट पूरी तरह से पता नहीं होती है या रिक्वायरमेंट पूरी तरह से डिफाइन नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं और इस इंटरफेस के अंदर केवल हम
क्लासेस मेथड्स को क्या कर देते हैं, केवल डिक्लेयर कर देते हैं, उनकी डेफिनेशन को नहीं देते। कि मैंने बोला कि अगर मुझे मेरे एक प्रोजेक्ट के अंदर ये काम करूँगा, ये फंक्शनैलिटी करूँगा, तो मैंने क्या कर दिया, उन फंक्शंस को उस इंटरफेस के अंदर लिख लिया, ठीक है, बट उसके अंदर उनकी डेफिनेशन नहीं दी, तो वो मेथड जो है वो मेरे एब्स्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मुझे ये पता है कि कुछ की मुझे डेफिनेशन पता है कि इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी होगी, और किसी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तो उस कंडीशन में जिसकी मेरे को फंक्शनैलिटी के बारे में पता है, उन मेथड्स को मैं कॉन्क्रीट मेथड्स कहूँगा, इसका मतलब उसकी मैं डेफिनेशन दूंगा। और जिन मेथड्स की मेरे पास मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में उस मेथड्स को मैं एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली एक कलेक्शन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, तो इन कलेक्शन फ्रेमवर्क वी कीप some interfaces as well as some classes। तो सब इंटरफेसेस को हम इसलिए डिक्लेयर कर देते हैं, इस हम इंटरफेस के अंदर करते क्या है, इंटरफेस के अंदर हम मेजर फंक्शंस को इंक्लूड कर देते हैं, जो भी पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं वो हम इंक्लूड कर देते हैं। बाकी जो भी क्लास या जो भी क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, वो उन इंटरफेस के मेथड्स को की डेफिनेशन को देगी, ठीक है। तो जनरली इन कलेक्शन फ्रेमवर्क देयर आर 9 इंटरफेसेस। तो जहाँ पर अगर हम जावा और C++ के बीच में कंपैरिजन करें, तो बोथ प्रोवाइड दी कलेक्शन इन्वायरमेंट। कलेक्शन इन्वायरमेंट मतलब एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता था। जावा में हम उसको कलेक्शन बोलते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को कंटेन करके रखता है, और हम इन C++ में कंटेनर कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जावा के अंदर हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, है ना, जो कि हमारे इंटरफेस और क्लासेस को कलेक्ट करके रखता है। लेकिन C++ के अंदर हम क्या करते हैं, STL यूज करते हैं। STL मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी क्या होती है, बेसिकली लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ठीक है। तो STL इसके अंदर यूज होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? Sir, collection itself is what? Interface or class? कलेक्शन इटसेल्फ इज अ इंटरफेस। Interface. यस, उस इंटरफेस को ही आगे कुछ इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे, और कुछ क्लास उसको क्या करेंगी, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कलेक्शन। तो कलेक्शन हमारा क्या है, एक इंटरफेस है। कलेक्शन जो है हमारा इंटरफेस है। तो अब हम देखते हैं कि जो कलेक्शन है उसके अंदर क्या है। हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जब हम एरे के अंदर डिस्कस कर रहे थे, तो एरे इज यूज टू स्टोर दी होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, ठीक है। अब उसके अंदर भी हमने ये देखा कि उसके अंदर कोई पहले से स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर या प्री डिफाइंड रेडीमेड फंक्शंस मेथड्स नहीं है जो कि उनके एलिमेंट को सॉर्ट करे या फिर उसके अंदर किसी तरह की सर्चिंग को करे, ठीक है। तो कलेक्शन जो है, कलेक्शन हमारा एक इंटरफेस है, और उसी इंटरफेस को क्या है, अदर इंटरफेस जो है वो हमारे क्या करते हैं, एक्सटेंड। तो कलेक्शन के अंदर सबसे पहला इंटरफेस है वो है हमारा लिस्ट। क्या है, लिस्ट। समझ में आ रहा है? और इस लिस्ट इंटरफेस के को जो क्लासेस इंप्लीमेंट करती है, वो हमारी एक करती है एरे लिस्ट, एक करती है हमारी लिंक लिस्ट, और एक करती है हमारी वेक्टर, और वेक्टर हमारा कहलाता है स्टैक, ठीक है। तो जहाँ पे मैं ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, दे आर दी क्लासेस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है। तो ये लिस्ट हमारा क्या है, ये इंटरफेस है, और ये जो एरे लिस्ट है ना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर। तो यहाँ पर कलेक्शन के इस कलेक्शन इंटरफेस को वो इंटरफेस
एक्सटेंड करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स है जिस ऑर्डर में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसी ऑर्डर को मेंटेन कर सके, और दूसरी चीज उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। समझ में आया? है ना? तो कलेक्शन के अंदर हम कलेक्शन इंटरफेस को, वो इंटरफेस एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, ये तो एक्सटेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट, है ना? क्लासेस क्या कर रही है? इम्प्लीमेंट। तो ये कलेक्शन को वो कलेक्शन को वो इंटरफेस एक्सटेंड करेगा जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर कोई वही ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर के अंदर के थ्रू वो एलिमेंट हमारे इंसर्ट होगा। नेक्स्ट इज योर सेट। सेट इज अनदर इंटरफेस, ठीक है? सेट इज अनदर इंटरफेस, और जिसको कलेक्शन को एक्सटेंड करता है, और इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? इस सेट के अंदर क्या होगा? नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड। नो डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स आर अलाउड। अगर मुझे कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, यानी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, एलिमेंट नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, तो वी विल यूज दी सेट इंटरफेस। और इस सेट इंटरफेस को दो क्लासेस एक्सटेंड करती है, इम्प्लीमेंट करती है। वन इज योर हैश सेट एंड सेकेंड वन इज योर लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट, ठीक है? नाउ ये तो हो गए ऑर्डर्ड के अंदर। इसी सेट को एक और इंटरफेस एक्सटेंड करती है, दैट इज नोन एज सॉर्टेड सेट, ठीक है? सॉर्टेड सेट जो है वो इसको एक्सटेंड करती है, ठीक है? तो इट इज ऑल्सो द इंटरफेस, इट इज ऑल्सो द इंटरफेस। अब इसके अंदर, अब अभी जो हम बात कर रहे थे कि एरे के लिमिटेशन क्या थी, कि एरे का लिमिटेशन ये था कि उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं है जो कि एलिमेंट को सॉर्ट करें, ठीक है? तो कलेक्शन प्रोवाइड दी प्री डिफाइंड इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर क्या है? मेथड्स होंगे जो कि एलिमेंट को ऑलरेडी क्या करते हैं? सॉर्टेड। तो यहाँ पे क्या है? पहली चीज, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर क्या हो गया कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, और दूसरी चीज क्या होगी कि एलिमेंट्स विल बी इन दी सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है? तो इसको एक और इंटरफेस क्या करता है? एक्सटेंड करता है, दैट इज द नेविगेबल सेट, एंड इस इंटरफेस को एक क्लास एक्सटेंड करती है, दैट इज नोन एज ट्री सेट, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज ए कलेक्शन। वी हैव क्यू एज ए इंटरफेस, ठीक है? और ये हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए जैसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या करते हैं? हम क्यू मेंटेन करते हैं जिससे एलिमेंट को क्या है? हम रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का क्यू हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है? तो इस इंटरफेस को, क्यू इंटरफेस को दो क्लास हमारी इंप्लीमेंट करती है। वन इज द प्रायोरिटी क्यू एंड सेकेंड वन इज द ब्लॉक्ड क्यू, ठीक है? और ब्लॉक्ड क्यू को भी हमारे दो तरीके की क्यू होती है, एक तो हमारी होती है प्रायोरिटी ब्लॉक्ड क्यू, और दूसरी चीज़ होती है हमारी लिंक्ड ब्लॉक क्यू। तो इस तरह से ये क्या है? ये क्लासेस है, ठीक है, जो कि इस क्यू को क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा क्या है?
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा कलेक्शन का। नेक्स्ट जो हमारे हडूप के अंदर आता है दैट इज द मैप इंटरफेस, दैट इज द मैप इंटरफेस। ठीक है, तो मैप इंटरफेस जो है, जैसे हमने मैप रिड्यूस के अंदर बात की थी, तो मैप रिड्यूस के अंदर हम बात करते थे की प्लस वैल्यू पेयर, यही बात करते थे कि की के साथ क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर को हम मैप रिड्यूस के अंदर यूज करते थे। तो यहाँ पे भी मैप के अंदर क्या होगा, मैप इंटरफेस है, तो मैप इंटरफेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप के मैप के अंदर क्या होगा, यहाँ तो हमारा क्या हो रहा था कि केवल वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि की और वैल्यू के हिसाब से हम एलिमेंट्स को चाहते हैं। जैसे की हो गया मान लो रोल नंबर और वैल्यू होगी नेम, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन और उसी के साथ हम राइटेबल कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, हेलो। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे।